नमस्कार, स्वागत है आपका अपने शिक्षण संस्थान YouTube चैनल वंश स्टडी पॉइंट में। मैं जय भगवान शर्मा आपके साथ हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेके। ठीक है, आइए इससे पहले भी वाले वीडियो समझ में आए होंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। अब इसमें आप पढ़ोगे सम्मिश्र संख्याओं के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सम्मिश्र संख्या को हम दो भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। ठीक है, सम्मिश्र संख्या को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटेंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, यानी कि हम कह सकते हैं रियल नंबर, ठीक है, और काल्पनिक संख्या, संख्याएं, काल्पनिक संख्या, यानी कि इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर इस प्रकार होते हैं a प्लस आयोटा b। ठीक है, यानी कि ये बनाए गए हैं, इमेज करके, लोग प्रयोग करके लोगों के द्वारा बनाए गए। तो इनके बारे में हम नहीं पढ़ते, ये सिर्फ टेक्निकल एग्जामों के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल एग्जाम में। ठीक है, जैसे एनडीए का टेस्ट होता है, ठीक है, एयरफोर्स का टेस्ट होता है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, तब तो हमें पढ़ने की जरूरत होती है। लेकिन अभी हमें फिलहाल इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है, एसएससी, लेखपाल, जितना भी पेपर है, यानी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें सबका वास्तविक संख्याओं के बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके बारे में आइए जानते हैं एक एक करके। इनमें वास्तविक संख्या जो आपकी होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, जितने भी नंबर होंगे, जितने भी डिजिट होंगे, उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अब हम वास्तविक संख्या को ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि परमेय संख्या, यानी कि हम वास्तविक संख्या को पहले दो भागों में बांटते हैं, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। बहुत ध्यान से सीखो, एक एक चीज समझ में आएगी। परमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। हमें इस बात पर ध्यान देना, परमेय संख्या और अपरिमेय की संख्याओं को मिलाने से जो, यानी हम ये कह सकते हैं सीधी सी भाषा में, परमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से वास्तविक संख्याओं का निर्माण होता है। और ये कहां से कहां तक होती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, आइए, परमेय संख्या होती क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है? वे संख्या है जो P अपॉन Q, यानी कि अंश बटे हर के रूप में, ये यहां से स्टार बना लो, लिखी जा सकती है। लिखी जा सकती है, वो परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। ठीक है, जो ने हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, या हम ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, जिसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको √3 कहे, कैसी संख्या है, तो आप बताएंगे अपरिमेय संख्या है। आपसे कहने लगे कि भाई 7 प्लस का रूट 5 बताओ। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल ये भी लिख सकता है, a प्लस का b अंडर रूट में ले सकता है। एक एग्जांपल ऐसे लिख सकता है, √4 प्लस का √3। ठीक है, आपको एक बात ध्यान समझनी है कि जिनके अंडर रूट नहीं ज्ञात कर सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि इसमें एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछला जो एग्जाम हुआ था बीएड वालों का, उसमें पूछा गया था एक पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। ठीक है, लेकिन पाई का मान क्या होता है? परमेय होता है। ठीक है, इसका भी एग्जांपल दे रहा हूं, पहले इन चीजों को समझें, ध्यान से समझो। और आपसे कहने लगे √4 क्या कैसी संख्या है?
इसका अर्थ ये नहीं कि अंडर रूट लगा हुआ है, जिनका अंडर रूट नहीं निकल सकता है, ठीक है, वो अपरिमेय है। क्लियर हो रहा पॉइंट? 4 कैसा है? 4 कैसा है? ये 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2, तो ये अपरिमेय नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको हटा दें। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं अपरिमेय संख्या के। आइए परिमेय संख्याओं के बारे में कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। परिमेय संख्या पर कुछ क्वेश्चन सीखने से पहले आप इनके बारे में थोड़ा सा जानें। कुछ डिजिट हैं, कुछ अंक हैं जो परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे सारी चीजों को विस्तार से। अब मैं जो सारी चीज बताऊंगा आपको वो परिमेय संख्या में होगा, ठीक है, और जो परिमेय संख्या में शामिल नहीं होगा मैं उसको ब्रैकेट कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि हम परिमेय संख्या को मुख्य रूप से इनको भी हम 2 भागों में डिफाइन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पूर्णांक, इंटीजर, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंटीजर पूर्णांक क्या होता है? जो संख्या को पूर्ण रूप से लिखा जा सकता हो, ठीक है, जैसे कि 6.7 का पूर्णांक क्या होगा? 1। 50 से ऊपर की कोई संख्या तो पूर्ण रूप से क्या होगी? 8 हो जाएगी, ठीक है। देखो इसको मैं बाद में बता रहा हूं, अभी खाली पूर्णांक इंटीजर के बारे में समझो। परिमेय संख्या पूर्णांक, और एक होता है दशमलव, यानी कि आप समझेंगे इसे डेसिमल, ठीक है। और पूर्णांक जो होता है आपका, बहुत ध्यान से सीखें, ये -∞ डॉट 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 -4 3 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 4 तक जाएगा प्लस। यानी कि ये पूर्णांक जितने भी हैं, पूर्णांक जितने भी हैं लिखूंगा मैं, वो सारे के सारे क्या होंगे? परिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने हमें पूर्णांक ज्ञात हैं इस मैथ के अंदर, वो सब की सब परिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको एक बात समझनी है, दशमलव में एक तो भिन्न होता है, दशमलव भिन्न, जैसे कि 2.3 इसका एक एग्जांपल ले लो, 2.3 और 4.6666 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अगर इसी ये है रिपीटिंग जो भिन्न है आपकी, वो परिमेय संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई 4.689845 ध्यान दे देना, इस पर ध्यान देना, बहुत अच्छी तरह से समझना। ऐसा नंबर जो कभी पूर्ण रूप से नहीं कटता हो, ठीक है, वो कैसा होगा? ये बेटा आपका मैंने बताया, ब्रैकेट बता दूंगा, ये अपरिमेय, ये वाली भिन्न अपरिमेय है, ये वाली भिन्न ये रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। जिसे हम कह सकते हैं पुनरावर्ती, ये पुनरावर्ती है और ये अपुनरावर्ती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद इसको इसमें से हटा देते हैं, परिमेय संख्या में आपको लिख ले, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या में लिखना है सॉरी इसको। अब आगे आपसे पूछे भाई 0.3333, तो आप बताएंगे 0.3 के ऊपर बार, ये भी कैसा है? परिमेय संख्या। पाई का मान कितना होता है? 22/7 परिमेय संख्या। 4/3 परिमेय संख्या, ठीक है। माइनस का 7/9 क्या है? परिमेय संख्या, ठीक है। तो दशमलव में एक दशमलव भिन्न होता है, एक साधारण भिन्न होता है, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है, ठीक है, समझ लेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब इसमें विस्तार से थोड़ा पूर्णांकों को और समझ लेंगे। एक तो ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, और ये यहां से यहां तक होता है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक
पूर्णांक, ठीक है। और 0 ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है ना ही धनात्मक पूर्णांक है। मेरी बात समझना, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक है। और एक क्वेश्चन यहाँ आपका आ चुका है यूपीएसआई 2016-17 के एग्जाम में, आपसे पूछा गया था, स्टूडेंटों ने मुझसे क्वेश्चन भी किया था जब मैं उस टाइम पढ़ा रहा था। तो आपसे ये क्वेश्चन था कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो आंसर था 1। बहुत स्टूडेंट्स में 2 भी करके आए, 3 भी करके आए, तो अलग अलग जिनको नई नॉलेज थी वो करके आए थे। लेकिन आपको एक छोटी छोटी नॉलेज मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ध्यान से सीखें, क्योंकि मैथ आगे तभी बढ़ सकते हो इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज हो, ठीक है। तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है, 1 है। अब उसमें क्रमागत प्राकृत संख्या पूछते हैं। अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। इसी में तो प्राकृत संख्या, यहां से आप लिखेंगे एक एक करके, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो आपको मैं बता दिया, ये ऋणात्मक इंटीजर, धनात्मक इंटीजर, 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ठीक है। अब आपसे प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या ही धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और सभी को ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 यानी 1 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या भी पूछे तो आपका आंसर 1 होना चाहिए। नंबर 2, फिर आपका स्टार्ट होता है पूर्ण प्राकृत संख्या, यानी होल नंबर कहते हैं इनको, होल नंबर। ये 0 से स्टार्ट होता है, ये सबको पता है बिल्कुल, मैं एक बार बस रिवाइज करा रहा हूं। फिर प्राकृत संख्याओं में भी आपकी होती है सम संख्या, इवन नंबर, वे संख्या जो 2 से कट जाएं, इसके बाद आती है विषम संख्या। थोड़ा सा ध्यान में दिखाई दे रहा है, विषम संख्या सब जानते हैं, 1 3 5 7 और आ रहा, क्लियर पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये विषम संख्या होती है। अभी तक आप पढ़ रहे हो विषम संख्या था, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सहभाज्य संख्या, लेकिन सहभाज्य, अभाज्य और अपेक्षित अभाज्य संख्या, ठीक है, इनको पढ़ने से पहले इन पर कुछ क्वेश्चन देख लें, सम, विषम और, ठीक है, पूर्ण प्राकृत संख्या पर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए सिर्फ 100 तक बात करते हैं, ठीक है। पहले 100 तक के क्वेश्चनों की लिमिट देखें जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन है, 1 से 100 तक अंक लिखने पर 0 कितनी बार आता है, 0 कितनी बार आता है। ये भी पूछ सकता है 1 का अंक कितनी बार आता है, ये भी पूछ सकता है और 2 का अंक कितनी बार आता है, ये भी पूछ सकता है 3 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा। तो आप बताएंगे 0 आता है 11 बार। ये जो हेड कांस्टेबल होता है दिल्ली पुलिस, उसका जो प्रैक्टिस सेट पढ़ोगे उसमें मिलेगा एक क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा गया था 2012 के पेपर में, ठीक है। 1 कितनी बार आता है, 1 का अंक आता है 21 बार, 2 3 5 7 अन्य सभी, यानी कि आप 0 और 1 को छोड़ दें, 0 11 बार, 1 21 बार और अन्य सभी यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के डिजिट की बात चल रही है, वो सब आएंगे 20 बार। एक छोटी सी नॉलेज है, ये बिल्कुल दिमाग पे सेट होनी चाहिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा है, 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने पर कितने अंकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। 1 से 100 तक की संख्या लिखने पर कितने अंकों की आवश्यकता होगी, आप ये बताओ। 1 से हम 9 तक की संख्या लिखें, ठीक है,
तो कितने अंक होते हैं 1 से 9 तक, कितने अंक होते हैं बताओ जल्दी। मैंने दशमलव पद्धति बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो आप कहेंगे जी 9 अंक होते हैं और 9 अंकों में एक एक के होते हैं, तो 9 एकम 9 आप लिख भी सकते हैं। अब 10 से ध्यान दें 9 अंक निकल गए हैं, 100 तक निकालने हैं आपको, 9 अंक चले गए। अब कितने बचे हैं, 100 को छोड़ देंगे, 100 में कितने अंक हैं 3। हमें 1 से 100 तक की संख्या लिखने पर कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 100 में 3 अंक है, इसलिए थोड़ी देर के लिए इसको रोक के चले। 10 से 99 तक, ठीक है ध्यान दें 1 से 99 तक में 9 अंक में कितने अंकों की आवश्यकता हुई 9 की। अब 10 से 90 तक, 10 से 99 तक कितने अंक होते हैं 90, इनमें कितने डिजिट होते हैं सब में 2 2, तो 180 हो जाएगा। और 100 में बेटा कितने होते हैं, 100 में कितने होते हैं 3, 100 में 1 2 3, तो सबको जोड़ दो, 9 और 3 12 का 2, 8 3 11 का 1, 1 और 1 सॉरी 8 और 1 9 सॉरी 112। मेरी बात समझ में आई। मैं कह रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एक एक के अंक हैं, तो 1 से गुणा कर दो। फिर 10 से 99 तक 9 तो निकल गए, कितने बचे 90, 100 नहीं लेंगे अभी, 90 बचे, 90 में सभी में 2 2 होंगे अब, यानी 0 1 यानी 21 लेंगे, तो 2 अंकों से मिलकर बनाए, 2 से गुणा कर दो, 180 अंक हो गए, 100 में 3 हो गए, तो 9 और 3 12, तो ये हो गए 180, यानी कि 180 में 9 और 3 12 जोड़ेंगे तो 192 होते हैं। क्लियर हो गया, ये छोटी सी बात थी, आपके समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन ले लो, अगर 1 से 100 तक कह रहा है, आपसे पूछना स्टार्ट कर दे 1 से 200 तक, 200 तक लगावे, 200 300 400 1000 2000 तक निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा अनुमान लगा लो एक बार बस दिमाग में, जिससे कि प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पर पेपर में कोई दिक्कत नहीं आए। देखो हर क्वेश्चन हर स्टूडेंट पेपर में कर सकता है, लेकिन जो जल्दी कर सकता है, ठीक है, जो टाइम पर प्रैक्टिस करके जाएगा, जितनी ज़्यादा अभ्यास होगा वो हमेशा सफलता की हो जाएगा। अन्यथा 1 से 200 तक करना है, तो आप बताएं 9 तक कितने हुए, 1 1 के तो 9 हो गए, 90 तक कितने हुए थे 2 2 के, तो 180 हो गए। अब 100 बचा है और 200 तक जाना है, तो 101 अंक ही होंगे, इसमें कितने होंगे, यानी 100 से अगर आप गिनोगे गिनतियों को 200 तक, तो ये कितनी होंगी 101, ठीक है। तो 3 3 अंक होते हैं, तो 3 जोड़ा कर दो, 3 एकम 3 3 0 0 और सबको जोड़ दो, 9 और 3 12 का 2, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 492 अंकों की आवश्यकता होगी अगर हम 1 से 200 तक की गिनती लिखते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसी में क्वेश्चन बताने का ये मकसद है मेरा टोटल। मैं ये सोचता हूँ बस इस क्वेश्चन को बताने में कि बस आपको ये थोड़ा सा अंदर ये ऐसी चीज छूट ना जाए, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो आगे चलते हैं। अब आपको विषम तक संख्या तो पढ़ लिया, अब आप पढ़ोगे भाज्य संख्या। क्या पढ़ोगे, भाज्य, कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि भाज्य संख्या, या हम कह सकते हैं यौगिक संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 6 8 10 9, यानी 9 भी है आपकी इनफिनिटी। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या या यौगिक संख्या होगी वो 4 है, ठीक है। दूसरी बात आती है आपकी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। इसमें आपको प्राइम नंबर में आपको देखना है इनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, या फिर ऐसे फैक्टर जो आपस में नहीं कटते हो। जैसे कि आप एग्जांपल लिख लें 2 3 7 11 17 23, ऐसे आप एग्जांपल, ये प्राइम नंबर। सॉरी ये तो गलत लिख दिया, एक मिनट सहभाज्य संख्या होती है, एक मिनट लिख लो 2 3
7 5 7 11 चलता है। ये सहवाद्य संख्या है। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा चेंज कर लो, सहवाद्य संख्या, सहअवाच्य संख्या, ठीक है। इनको थोड़ा सा ध्यान से सीखेंगे। उसके बाद फिर आप पढ़ोगे आपेक्षिक अभाज्य संख्या, आपेक्षिक अभाज्य संख्या, थोड़ा मिस्टेक हो गई। आपेक्षिक अभाज्य संख्या भी वही होती है जिनका एचसीएफ 1 होता है, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर है। दोनों में अगर अंतर, मैं आपको पहले थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जांपल तब लिखूंगा। जितनी भी सहवाज्य संख्या है वो आपेक्षिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है, यानी रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। तो सहवाज्य संख्या जितनी भी है वो आपेक्षिक अभाज्य संख्या होंगी, ठीक है। जैसे कि इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1, आपस में 4 5। दूसरा लिखेंगे आप 16 25, यानी ये किसी से भी कटे, इसमें वो संख्या शामिल की जाती है, ध्यान देना कि किसी से भी कटे लेकिन एचसीएफ 1 होना चाहिए, ठीक है। और एक एग्जांपल और नोट कर लें आप, 31 32। और अगर अभाज्य संख्या, सहवाज्य संख्या में बात करें तो 2 3 7 5 7 11 ये संख्या शामिल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अभाज्य संख्या। ये यहाँ पर मुझे क्वेश्चन बताने थे इसलिए लास्ट में लिया, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या रूट संख्या। एसएससी इनको अपनी भाषा में पूछती है, बिल्कुल रूट संख्या पूछती है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, बताएंगे। तो आपको सबसे पहले एक बात ध्यान बता दूं, आपको रूट संख्या या अभाज्य संख्या आपको 1 से 100 तक की पता होना चाहिए, ठीक है। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी समझ में आएगी। मैं 1 से 100 तक, मतलब 100 तक की संख्या लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले 2 लिखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है, सबसे 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, और बाद बाकी जितनी अभाज्य संख्या है वो विषम है, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 83 89 57। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। आपसे ये भी पूछा जाता है कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है। ये बेटा थोड़ा सा ध्यान से इन पर एक बार नजर डाल लेंगे। 100 तक की जो संख्या है, यानी 10-10 करके आप कर लें। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक संख्या कोई मिस्टेक हो गई है, 25 होती है। कितनी होती है? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67। कौन सी मिस्टेक हुई देखना बेटा। 71 73 83 89 97। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये 79 हो रहा है इसमें 83, ठीक है, 89 और 90, पूरी संख्या आपकी 25 है। आपसे मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, तो आप बताएंगे कितनी है? 25। कितनी है? टोटल 25। 50 तक पूछेगा तो 50 तक बताएंगे। इस पर मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, आइए समझते हैं, ठीक है।
आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताओ। ठीक है, वैसे तो अभाज्य संख्याओं का ट्रिक है, लेकिन आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन आप इन्हें याद ही करें। ठीक है, ये बिल्कुल अब इनको भी ट्रिक से करोगे, संख्याओं को भी पता हुआ, एक 1 से 100 तक की गिनती भी आप ट्रिक से करोगे तो फिर आप क्या कर पाओगे समझ लो। ठीक है, इसलिए आप इनको थोड़ा सा पता होना चाहिए केवल। 80 और 90 के बीच, तो 80 और 90 के बीच 81 9 से कट जाता है, 82 2 से कट जाता है, 83 नहीं कटता। ठीक है, और आपको बताना है क्या, 83 के बाद 89 कटता किसी से नहीं कटता, तो दो संख्या होती है। कितनी होती है? दो। अब इनमें क्या है भाई, इनका गुणनफल बताओ। अब गुणनफल कैसे करेंगे? गुणा कर दो, 83 में 89 गुणा कर दो। ठीक है, ये कितना कम है? अरे 89 होता है ना, तो 83 गुणा इसे 90 प्लस कितना लिख सकते हो? 1, सॉरी 90 माइनस 1 लिख सकते हो। तो 83 किसमें गुणा करेंगे? 9 0 0, मैं 0 तो पहले लगा लो, 9 3 27 का 7, 9 8 72, 0 पहले लगे, 9 3 27, 9 8 72 को 14, और 83 एकम 83 माइनस करेंगे, 90 किसमें गुणा करेंगे? ये आएगा, और 83 की यहाँ गुणा करेंगे तो 83 आएगा, माइनस करेंगे तो 7, 16 में 60 गया तो 8 3, यानी 73 87। सही आंसर क्या आएगा आपका? 73। अब ऐसे ही आपसे ये भी कर सकता था भाई इनका जोड़ बताओ, तो आप इनको जोड़ कर बता देते। ठीक है, घटाओ कितनी संख्या है, तो आप बता देते 2 संख्या है। ठीक है, 50 से, अभी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, 50 से 80 के बीच सभी अभाज्य, मतलब कुल कितनी अभाज्य संख्या है। ये बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, और बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप पेपर में आ जाते हैं और बिल्कुल ध्यान से सीखें। तो आप बताओ कितनी हो सकती है 50 के बाद? 50 के बाद आपने पढ़ा लिखा 53, कुल कितनी अभाज्य संख्या है ये पूछा जा रहा है, ध्यान से सीखना। 53 लिखा, इसके बाद आप बताएंगे 53 के बाद 59 लिख लिया, 61 लिख लिया, 67 लिख लिया, 69 लिख लिया, 71 लिख लिया, 73 लिख लिया, 79 लिखना इसलिए जरूरी है, मैं गिन के भी फॉर्मूला है आपको याद करा दूंगा, आप उससे निकाल देंगे भाई इतनी होती है, जल्दी से बता दोगे। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी जॉब है, इसमें आपको अगर सफलता लेनी है तो हर चीज पता होना चाहिए। फॉर्मूले से कर लेंगे, मैं पहले फॉर्मूले बताता था, लेकिन आपके नहीं बता रहा हूँ फॉर्मूले। ठीक है, आप वैसे इनको देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी अभाज्य संख्या है? 8, ऐसे बता सकते हैं। अब इनका योग कहेगा तो सबको जोड़ दो, योग भी पूछेगा, गुणनफल नहीं कहेगा, ये मत कहना गुणनफल पूछेगा, गुणनफल नहीं पूछेगा, योग भी पूछेगा। 1 या 2 संख्या होगी तब गुणनफल पूछ सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन हो रहा है, 323 के अभाज्य गुणनफल कुल कितने हैं? देखो भाई 323, आपको बिल्कुल इसमें सोचा विचार कुछ नहीं करना है, फैक्टर करना है। तो फैक्टर अभाज्य संख्याओं से ही स्टार्ट होगा, ध्यान देना। पहले आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से काटेंगे 3 आ रहा, नहीं कटेगा, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 23 2 में ले जाएगा, 23 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ही नहीं, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 बचेगा, 43 नहीं कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 10 बचेगा, 103 नहीं कटेगा। ऐसे आप बढ़ते चले जाओ, फिर 13 आता है, 13 दूनी 26, कितना बचने वाला है? 6, 63 हो जाएगा। ठीक है, 13 से नहीं कटेगा, फिर आप 17 लें, 15 नहीं है अभाज्य संख्या, 17 है, तो 17 से कितनी बार कटेगा? 17 एकम 17। ठीक है, कितना बचा? अरे कितना बचा? 15 तो ये बचा, और 3 यार 53, तो 17 निम्मा 153,
तो 17 गुणा 19 बराबर आ गया आपका 323। तो इसके कितने अभाज्य फैक्टर हो गए? ये मतलब एक क्वेश्चन करके दिखाया मैंने आपको, ठीक है। या आप इसे कर सकते थे, मेरी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको मैं दिखा दिया। ऐसे भी फैक्टर आप करके चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा सोच में मूवमेंट करना था और कुछ नहीं। आप इसके बाद देखें क्वेश्चन मैंने ये लिखा है 4 की पावर 11, 5 की पावर 10, 8 की पावर 3 के कुल कितने रूट गुणनखंड है या अभाज्य गुणनखंड है। ये क्वेश्चन मोस्ट है, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें आपको फैक्टर करना होगा। 4 का हमेशा याद रखना फैक्टर ही करना है, जैसा भी किया था। पहले 2 से काटेंगे तो 2 गुणा 2, 5 का होगा नहीं, इसका 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो जितने कितने फैक्टर हुए इसके? 2। तो 11 दूनी 22। जितने फैक्टर उतने ही पावर में गुणा कर दो। 2 है तो 2 की गुणा कर दो, 11 दूनी 22। इस 5 का होगा ही नहीं फैक्टर, तो इसको ऐसे कैसे लिख दो। इसके कितने फैक्टर? 3, तो 3 तिया 9। इस सबको जोड़ दो, 9 और 11 41, 22 10 32 और 9 41। तो टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं? एक और सवाल लेते हैं इस पर, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है 9 की पावर 6 गुणा 1/21 गुणा 7 की पावर 3 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है, इसे बड़ो ध्यान से देखें, ठीक है। तो आप बताएंगे इसके कितने फैक्टर हुए? 3 गुणा 3 2। इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 1, सॉरी 7 गुणा 3, 7 21 होता है, 2 फैक्टर हो गए। अब एक बात और सीखना है आपको, इसके कितने फैक्टर हुए? इसका होगा ये फैक्टर, तो इसकी पावर कितनी है भाई? 2 फैक्टर हुए तो इसकी पावर कितनी बनने वाली है बेटा? 1 ही रहेगी। तो ध्यान दें, इसके 2 फैक्टर तो 2 एकम 2, वो भी कैसा रखेंगे? माइनस में रखेंगे। अगर बटे में कोई संख्या लिख रही है तो उसके लिए सिर्फ माइनस लगाना हो, कुछ नहीं। इसके 2 फैक्टर तो 6 दूनी 12। इसके कितने फैक्टर? इसके 2 फैक्टर तो 2 एकम 2, लेकिन वो माइनस का। इसके कितना फैक्टर? इसका फैक्टर होगा ही नहीं, तो इसको ऐसे कैसे रखना है? प्लस रहेगा। जो संख्या नीचे जाएगी उसको क्या करना है आपको ध्यान से सीखना? माइनस में रखना, बस ये चीज सीखनी है। 12 में से 2 गया 10 और 3 13। इसके कुल कितने अभाज्य फैक्टर हो सकते हैं? उम्मीद है बात समझ में आई होगी सारी की सारी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको योग पर आधारित क्वेश्चनों को लेकर चलते हैं। जैसे आपसे सम, विषम, प्राकृत संख्या से संबंधित कुछ योग भी पूछ सकता है सवालों में, और गुणनफल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इन पर क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे आपसे पूछा जाए 1 2 3 डॉट 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 n प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। एक क्वेश्चन पूछ जाएगा। ऐसे आपसे पूछ सकता है सम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, ऐसे पूछ सकता है विषम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। जितनी भी आपने संख्या पढ़ी है आप उनके उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं से देखे, ऐसी आप सब लगातार संख्या आती है तो कैसे करेंगे, ठीक है। योग कैसे आएगा, गुणनफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, सीधी बात यह है आप क्वेश्चन देखें। आप ये सब जानते हैं निकालना, ठीक है, सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इनको निकालेंगे, ठीक है। वैसे आप इसका बेसिक फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप 1 2 3 तक की संख्या पूछ रहा है, यानी n प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है n तक, तो आप n × n + 1/2 फॉर्मूला यूज करते हैं।
सम संख्याओं के लिए यही फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन हो जाता है और विषम के लिए n की पावर 2। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? यानी आप क्वेश्चन लिख सकते हैं 1 3 1 2। बात समझ आ रही है? आप क्वेश्चन लिखना अब इसका ही क्वेश्चन पहले फॉर्मूले तैयार करो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब आपसे कहे फॉर्मूला को किसी भी सवाल में यूज नहीं करना है, बस सिर्फ दिखाना है। कभी क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए एंड तक तो फॉर्मूला भी उसका पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ बस। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा पहले योग निकालना सीखें। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 1 से 20 तक की संख्याओं का योग होता है, 1 2 3 डॉट डॉट 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप हमेशा याद रखेंगे 20 लिखेंगे। और एक ये भी बात हमेशा ध्यान फिट करना है अपने दिमाग में कि आप एक से ही निकालना जानते हैं सारी चीजें। आप एक से ही करते हैं जो भी चीज करते हैं। तो 1 से 20 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? 20 लिखेंगे, जस्ट अगली संख्या 21 बटे आप काटेंगे, कितना हो गया? 210। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे भाई 60 तक 1 से 100 तक की संख्याओं का योग बताओ, तो आप लिखेंगे 100, उससे अगली संख्या 101 बटे 2, कितनी बार कट गया? 50, यानी कि 50 50। सिंपल है बिल्कुल, वो संख्या उससे अगली संख्या का आधा। योग समझ में आ रहा है ना? इसको मैं फर्स्ट और लास्ट संख्या से भी कर सकता हूँ, दोनों को जोड़कर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जोड़कर बाद में करेंगे। अब आपसे पूछा जाए औसत बताओ, तो ये कितनी संख्याओं का योग है? 100 संख्याओं का योग है। इसे आप 100 से भाग कर देंगे, औसत निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप ये समझें कि ये योग निकालना सीखो पहले, फिर मैं आपको देखो वर्गों का योग, घनों का योग, ठीक है, सबके क्वेश्चन बताने वाला हूँ बिल्कुल अच्छे तरह से। एक क्वेश्चन चेंज करते हैं। प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो आप कहेंगे जी 40, उससे अगली संख्या 41 बटे 2, 2 से 2 कट गया 10 20 बार, सॉरी, और जीरो पहले लगा दो, गुणा में जीरो, जितना भी जीरो दिख रहा है उससे पहले लगा लो, और जो बची संख्या उसकी गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 चौक। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, आप एक से निकालना जानते हैं, इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सम अभी बता रहा हूँ बिल्कुल 1 मिनट में, सम आसान है निकालना। आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट 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 प्लस 7, कितना लिखा मिलेगा? यानी 11 से 60 तक की संख्याओं का योग बताओ। लेकिन आप तो 1 से 60 तक जानते हो, तो 1 से 60 तक कैसे जानते हो? 60, उससे अगली संख्या 61 बटे 2, 2 से कितनी बार कट गया? 30 बार, यानी 0 1830। आपने 1 से 60 तक निकाला 1830। बात समझ आ रही है? लेकिन इसमें कितना फालतू चला गया? 10। तो 10 तक का कैसे निकालोगे? 10, उससे अगली 1 से 10 तक का कैसे निकलेगा? 10, अगली संख्या 55 फालतू है। अगर इसमें से 1830 में से 55 जो फालतू आया है वो माइनस कर दो, तो 1785 बचेगा। बीच से निकालना होगा, आप 1 से 60 तक निकालेंगे, जो ये संख्या जस्ट इससे पीछे वाली संख्या लें। ठीक है, 10 है, 10 से वहीं से योग निकालेंगे, 10 उससे अगली संख्या का आधा करेंगे, क्योंकि ये निकालना बीच से निकालना भी आपसे आना चाहिए। ठीक है, अब हम इन्हीं चीजों को सम विषम पर चेक करते हैं। ठीक है, तो आप चाहे वर्गों का योग निकाल लेना, फिर चाहे घनों का योग निकाल लेना, तो आपको पहले योग सिंपल तरीके से निकालना आना चाहिए। फॉर्मूले से, फॉर्मूला इसका n × n + 1/, ये लिखा रहना चाहिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैं क्वेश्चन लिखता हूं तीनों के बारे में, एक एक क्वेश्चन लिखता हूं तीनों के। ठीक है, आइए तीनों पार्टों पर एक एक क्वेश्चन लिया है मैंने। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, या फिर क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता 1 2 3 डॉट डॉट 20। इसका अर्थ यह है कि 1 से 20 तक की संख्याओं का योग बताओ।
तो आपका लास्ट वाला पार्ट ये होता है। तो 20 लिखे, उससे अगली संख्या 21/2, तो से कितनी बार बढ़ गया 10 बार, तो ये हो जाएगा 200। पॉइंट क्लियर है? और भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या लेके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पहले आप समझ लें प्रोसीजर क्या है, ठीक है, करके दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन। उसके बाद आपसे ये इसी चीज को आपसे ये भी कर सकता है 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग बताओ, या फिर 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को देखेंगे। तो 1 से 20 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई, आप 100 तक की संख्या लिखते हैं, ठीक है, या 10 तक संख्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बात बहुत जरूरी है समझना। तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, एक छोड़कर एक, ये सब विषम संख्या है, और जो बच गई सम संख्या। तो 1 2 3 4 5 आप देखेंगे 1 से 10 तक की संख्या में आधी सम है, आधी विषम है। तो ये मान के चलें कि 1 से जितनी भी संख्या होती है उनमें आधी सम आधी विषम, यानी 100 तक की संख्याओं में 50 सम 50 विषम, ठीक है। तो कह रहा है 1 से 20 तक की सम संख्या बताओ, तो विषम नहीं जोड़ोगे, तो इसलिए 20 तक 20 का क्या कर देंगे, आधा, कितना हो गया 10। तो आप लिखेंगे 10, उससे अगली संख्या 11, आधा पहले कर दिया इसलिए फॉर्मूले में नहीं है, वो संख्या उससे अगली संख्या, कितना हुआ बेटा 110, निकल गया। आप क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है 20 तक, तो आप बताओ आधा कहाँ करना और कहाँ नहीं करना, इस चीज पर विशेष ध्यान देना क्वेश्चन को। 2 4 6 और डॉट डॉट 20 तक जा रहा, तो ये 20 तक संख्या लेनी है, और 20 तक तो कितनी संख्या बनती है सम, 20 तक कितनी सम संख्या होती है 10, कितना कर देंगे इसका आधा, कितनी होगी 10, उससे अगली संख्या 11। ऐसे ही आप विषम पे भी जा सकते हो, 1 से 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग बताओ, तो विषम के लिए क्या करेंगे, आधा करेंगे, तो 10 होगी, 10 विषम संख्या हो गई 20 तक, तो n की पावर 2 यानी कि 10 का वर्ग कितना हुआ, इसमें वर्ग कर देते हैं, इसमें वो संख्या उससे अगली संख्या की गुणा कर देते हैं, इसमें वो संख्या उससे अगली संख्या का आधा कर देता है, लगातार में वो संख्या उससे अगली संख्या का आधा, सम के लिए वो संख्या उससे अगली संख्या का गुणा, और विषम के लिए उसी संख्या का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। अगर हम इन्हीं क्वेश्चनों में औसत की बात करें तो ये कितनी संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का, 20 सम संख्याओं को निकालना है, तो सम संख्या कितनी है 10, 10 से भाग कर देंगे, औसत कितना आ जाएगा 11। वैसे औसत की मैं अच्छी वाली ट्रिक पढ़ाता हूँ, इस ऐसे नहीं पढ़ाता फॉर्मूले से, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है, यहीं से। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक है। आइए एक एक क्वेश्चन और लेते हैं। बहुत स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर जी ये भी पहली संख्या लास्ट वाली संख्या जोड़ के कर देते हैं, अन्य भिन्न तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इतना आसान कर दूंगा, घनों का योग वर्गों का योग बहुत आसान होगा, अभी देखते जाओ बस। प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं को 60 लिखें, उससे अगली संख्या आधा कर देंगे बेटा, कितना हुआ 30, सब जानते हैं इसको निकालना, एक बार थोड़ा ध्यान से सीख ले, हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। अब वो कह रहा प्रथम, यहाँ पर क्वेश्चन बना है प्रथम 60 सम प्राकृत संख्या, कैसी संख्या सम। अब बताओ 60 सम संख्या लेनी हो, जैसे आपसे कह लेंगे 10 सम संख्या बताओ, तो 10 सम संख्या 20 तक ही तो पढ़ेंगी। ऐसे अगर आप 60 सम संख्याओं का योग बताओ, तो 60 सम संख्याओं का योग का अर्थ है कि ये पहले ही इसका आधा कर चुका है, तो 60 सम संख्या कितने तक लिखी होंगी, यानी वो इसको कहना चाहिए था 1 से 60 120 तक की सम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो उसका आधा कर देते कितना आता 60। लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो ध्यान से, प्रथम 60 सम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, तो 60 जैसे आपसे कहे प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, 10 सम संख्या लिखें, यहाँ पर मैं 10 कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए 10 कर रहा हूँ, 60 को हटा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए 10। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 ही हुई, हमें कितनी चाहिए 10 12 14 16 18 20, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये समझा रहा हूँ कि लैंग्वेज में क्वेश्चन का चेंजिंग आ जाती है, थोड़ा सबसे ध्यान से सीख लेंगे, एक बार अंतर कर लेंगे। तो कितना कह रहा है 60,
तो हम सम प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं बेटा? 60 लिखेंगे, उससे अगली संख्या 61, 0 6 एकम 6 6 6 36 3660। इसमें से इसको घटा देंगे तो विषम आ जाएगा, या फिर विषम कितने 60 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा 3600, और इन दोनों को जोड़ेंगे 3660 और 1830। तो मिस्टेक हो गया क्या? मिस्टेक हो गया भाई, थोड़ा सा ध्यान दें, मिस्टेक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं को पूछ रहा है, 60 पूछ रहा है तो आधी 30 हो गया, 30 उससे अगली संख्या 31, 0 3 3 3 930। उसके बाद विषम कह रहा तो विषम कितनी हो गई 30, 30 का वर्ग 900। तो देखो ऐसे मुझसे गलत हो गया, और ये मैंने अब जान के मान लो या कैसे मान लो, लेकिन मुझे दोनों को जोड़कर जो योग निकाला वो मिलना चाहिए 1830। तो ये 930 और 900 दोनों को जोड़कर भी सम और विषम को जोड़ देंगे तो लगातार संख्याओं का योग मिलना चाहिए। तो 930 और 900 कितना हो गया 1830। और अगर हम 60 तक की निकाल देते तो 60 तक हमारा ज्यादा हो रहा था, इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर मैंने किया है, आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, और जितना गलती करोगे आप उतना ही अच्छा समझ में आता है। ठीक है, अब वर्गों के क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आइए एक एक क्वेश्चन वर्गों पर देखते हैं। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग डॉट डॉट 10 का वर्ग, ऐसे लिख सकता है क्वेश्चन को, या ये कह सकता है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, या फिर 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, या फिर 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, या फिर आपको डायरेक्ट लिखा मिलेगा पेपर में। ग्रुप डी एएलपी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें सभी को क्वेश्चन आया था, बहुत स्टूडेंट 2 4 6 8 10 ऐसे करके चले आए। तो ये ध्यान देना है, उस लगातार यहाँ पर 2 4 6 क्या कुछ सम पूछ रहा है या विषम पूछ रहा है, ये चीज बहुत ध्यान से सीखना। इसके लिए फॉर्मूले होते हैं, पहले फॉर्मूला आप देख लें। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है 1 से 1 2 डॉट 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 n, यानी 1 का वर्ग 2 का वर्ग n का वर्ग बराबर कितना है, ये पेपर में आया हुआ सूत्र है। ठीक है, इसलिए इसका फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। तो लास्ट वाली संख्या क्या है n, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। इसको बिल्कुल भी इस तरह से यूज नहीं करेंगे जैसे मैंने आपको योग निकालना सिखाया ऐसे सिखाऊंगा, लेकिन फॉर्मूला आया था तो फॉर्मूले के रूप में लिखा जाएगा ना पेपर में। तो ठीक है, उसके बाद सम संख्या में पूछेगा तो आप वही n इंटू n प्लस 1, यहाँ पर थोड़ा चेंज करिए, जो 2n है ना इस 2n को पीछे लिखेंगे n प्लस 2 बाई 6। ऐसे विषम संख्या के लिए तो ये विषम संख्या में ये चेंज नहीं होता है, दोनों के लिए एक ही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से सीखें। 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग होता है, या तो ऐसे या ऐसे, एक ही क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। तो आप 10 तक लिख रहा है तो 10 लिखेंगे, जस्ट 10 से अगली संख्या 11 है, और इनमें दोनों को जोड़ दो 21/6। काटेंगे 2 से 5 बार, 2 से 3 बार, 3 सत्ते 21, और ये 11 पढ़ना 55 गुणा 7, यानी 7 पढ़ना 35, 7 पढ़ना 350। क्लियर है? उसके बाद आप ये देखें कि सम संख्याओं को कैसे निकालेंगे। ठीक है, 385। ठीक है, बात समझ में आई? चलो अब हम क्या करते हैं, जैसे 10 तक था और हमने इसमें कितने तक लिए 20 तक लिए, तो इसे भी 20 तक निकाल के देखिए। पहले 20 तक निकाल 20, तो आप लिखेंगे 20 उससे अगली संख्या 21, दोनों को जोड़ दो 41, यानी कि वर्गों के योग में जोड़ के लिख देते हैं और नीचे 6 रखते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे बेटा कितनी बार कटेगा 10 बार, 3 बार, 3 सत्ते 21। तो आपका ये आंसर आएगा, 0 तो पहले आ ही जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, गुणा कर लेंगे आप 2870, यानी 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 10 की गुणा करेंगे 0 2870। ठीक है,